स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो अपना सोशल साइंस की आज एक नई क्लास, जो कि अपना लेसन चल रहा था पार्ट 12 का क्या नाम था? एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति हम लोग देख रहे थे। क्या है कि कैसी जलवायु है, क्या है वो आगे हम लोग चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन एक क्लास इसकी हो चुकी थी। आज इसकी सेकेंड और आखिरी क्लास है। इस क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे इसमें, भारत का धरातल। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारत के धरातल धरातल से आप चीजें समझ गए होंगे कि भारत की जमीन, कि भारत में कैसी क्या स्थिति है। तो आप लोग देखते होंगे कहीं पर भारत में समतल भूमि है, कहीं पर थोड़ी ऊंचाई है तो उसे हम लोग पठार कहते हैं, कहीं पर पठार होते हैं, तो कहीं पर पर्वत होते हैं। तो इसका मतलब भारत के जो धरातल है उस पर विविधता पाई जाती है। भारत की जमीन अलग अलग प्रकार की है। तो वही हम लोग लिखेंगे, भारत के धरातल हेडिंग आप लोग बनाइएगा। फिर उसमें लिखेंगे कि भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। जैसे जो हम लोगों ने बोला वही अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कहीं कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पठार और कहीं पर पर्वत है। फिर से हम लोग दोहराते हैं एक बार, भारत के धरातल पर बहुत सी विविधता पाई जाती है। जैसे कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर पठार व कहीं पर पर्वत है। तो धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब मतलब ये हम लोग धरातल को, भारत के जो धरातल है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार की जो धरातल है वो भारत में पाया जाता है। तो पहला हम लोग उत्तर का पर्वतीय भाग, हम लोग जो हिमालय पर्वत पढ़ते हैं, पर्वत भी पाया जाता है, तो उसका क्या नाम है, उत्तर का पर्वतीय भाग के रूप में बांट सकते हैं। दूसरा, उसके नीचे आ जाए जो हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पाया जाता है, समतल भूमि, तो उत्तर का विशाल मैदान। फिर दक्षिण के पठार, और आपको पता होगा जो समुद्र के किनारे होते हैं वो तटीय मैदान, या जो समुद्र के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वीप, तो द्वीप समूह। तो भारत के धरातल को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं उसके स्वरूप के आधार पर। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान या द्वीप समूह। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, मैं तब तक एक किनारे हो जाता हूँ। पहली हेडिंग बना लीजिए, उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। और अभी क्लासें इसलिए नहीं हो रही थी कि थोड़ा बिजी चल रहा था। अब आपकी सिलेबस जल्दी से खत्म करा दिया जाएगा। उत्तर का पर्वतीय भाग, पहली हेडिंग, उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का, आपसे सीधे पूछा जा सकता है उत्तर के पर्वतीय भाग पर टिप्पणी करिए, या उत्तर के पर्वतीय भाग से आप क्या समझते हैं, तो लिख लीजिए। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को, भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को, भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से हम लोग जानते हैं, हिमालय क्षेत्र को हिमालय नाम से भी जाना जाता है। हिमालय नाम से भी जाना जाता है। अब हिमालय नाम से भी जाना जाता है, हिमालय को लिख दीजिए। हिमालय, हिमालय, हिमालय किससे बना, 2 शब्दों से, हिम प्लस आलय। हिम माने क्या होता है, बर्फ। आलय माने घर, अर्थात बर्फ का घर, अर्थात बर्फ का घर, अर्थात बर्फ का घर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हिमालय, हिम प्लस आलय,
हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर। हिम माने बर्फ और आलय माने घर। तो भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय नाम से भी जाना जाता है। अब जो हिमालय है उसको 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब अब हिमालय को कैसे पढ़ें, तो हिमालय को पढ़ने के लिए उसके भी खंड करने पड़े। तो हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। लिख दीजिए, हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 समांतर श्रेणी है? वृहत हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक। लिख दीजिए, वृहत हिमालय सबसे बड़ा, मतलब वृहत माने जो बड़ी जगह में फैला हो, वृहत हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी इसी को कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा शिवालिक, शिवालिक। तो आप लोग क्या समझ गए कि हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो श्रेणी है सबसे ऊपर वाली, सबसे उत्तरी, भारत का ऐसा नक्शा है ऊपर से ऐसे, ये वाली जो श्रेणी है ये होती है सबसे ऊपर, मतलब सबसे उत्तरी श्रेणी। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का क्या नाम है, क्या होगा? वृहत हिमालय। उत्तरी मतलब आपको पता चल गया, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सबसे उत्तरी वृहत हिमालय। बीच में वाला पूछेगा नहीं, क्योंकि वो बीच का है। तो लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय। इसको फिर आप हेडिंग बना लीजिए, वृहत हिमालय। अब हेडिंग बना लीजिए, वृहत हिमालय। वृहत हिमालय। इसकी क्या खासियत है उसके 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। वृहत हिमालय यह सबसे उत्तरी श्रेणी है, लिख दीजिए, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंचे पर्वत किसी में पाए जाते हैं? वृहत हिमालय में। तो सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे उत्तर में है तो उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? वृहत हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में, पश्चिम में नंगा पर्वत। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। तो कैसा है? नंगा देश, इसलिए वहां पश्चिम में कौन सा है? नंगा पर्वत। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत तक फैला है, पर्वत तक फैला है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पूर्व में नंगा पर्वत से लेकर और पश्चिम में जो नंगा पर्वत पड़ता है, मतलब पश्चिम में, ये भारत का नक्शा ऐसे था, तो पश्चिम में यहाँ कहीं नंगा पर्वत पड़ता है। तो नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो नामचा बरवा पर्वत है पूर्व में, वहां तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई
यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर तक ऊपर है समुद्र तल से। कितना है, 6 किलोमीटर। आप जैसे रोड में 6 किलोमीटर चले जाओ, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, लिख लीजिए। और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है, लिख लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट, केटू, केटू गाडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, और कंचनजंगा, और कंचनजंगा इस श्रेणी में आती है, और कंचनजंगा इस श्रेणी में, ये आपसे पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन जो टेट और सुपर टेट है उसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीधे आपसे औसत ऊंचाई पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि वृहत हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। लेकिन आपके डीएलएड में ये नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग एक जानकारी कर लेते हैं, वृहत हिमालय हम लोग ने हेडिंग डाली, उसमें सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। लमसम 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है। औसत ऊंचाई है, मतलब इससे भी कई कई 8000 8 किलोमीटर तक लंबे हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, केटू गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा इस श्रेणी में आते हैं। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और दूसरा ही हेडिंग डालिए, लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय। लघु हिमालय एवं, लघु हिमालय या मध्य, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय बना लीजिए। ये क्या है, ये वृहत जो हिमालय है उसके नीचे है। नीचे को हम लोग भूगोल की भाषा में क्या लिखते हैं, उसके दक्षिण में है। तो यह लिख लीजिए, यह वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई आपसे पूछेगा नहीं डीएलएड में। 1800 मीटर से 3000 मीटर तक, 3000 मीटर। इस श्रेणी में जो आप लोग घूमने जाते हैं, मसूरी, शिमला, ये किसमें आता है, मध्य हिमालय में। तो आपसे पूछा जा सकता है हिल स्टेशन जो शिमला या मसूरी है वो कौन से हिमालय, किस हिमालय की किस श्रेणी में आता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय लिख दीजिए। इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में शिमला, मसूरी, नैनीताल,
नैनीताल आदि हैं। चलिए एक किनारे हो जाता हूँ, तब तक आप लोग नेक्स्ट शेडिंग बनाइए। शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ये क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन है? शिवालिक। शिवालिक के बारे में लिख लीजिए। और आई होप आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, सब करते रहिए। मेन फोकस रखिएगा, जहाँ से आप मार्किंग बढ़ाएंगे 90% के ऊपर लाएंगे आप नंबर, वो है आपका दो चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ। प्रेजेंटेशन, लिखने का आप तरीका जान गए हैं। आपको अगर 4-5 पॉइंट भी आते हैं किसी चीज़ के, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए गुमराह नहीं होना है। आपको जो लॉन्ग आंसर आता है, आप अपने परीक्षा को पहले समझिए कि जो अति लघु उत्तरी है उसमें आपको 1 नंबर का है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 नंबर के हैं, और लघु उत्तरी जो है वो 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में आपको कोई गाथा नहीं लिखनी है, वो भी लघु उत्तरी कहा गया है लेकिन 2 नंबर का है। तो आपको 1 पेज या आधे पेज में लिखना है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपको 4 चीजें भी किसी टॉपिक के बारे में पता है, तो आप बनाकर ऐसे प्रेजेंट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके नंबर कहाँ कटेंगे? अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कराएंगे, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन गलत कराएंगे, वहां आपके नंबर कटेंगे और मार्किंग में आप पीछे रह जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के आप चीजें देखते रहिए कि क्या पूछा गया है, उससे रिलेटेड राजन सीरीज, ये जितने वो होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके, वो रट डालिए बिल्कुल। वहीं से आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरी ही गलत हो गए तो हाँ, अति लघु उत्तरी, तो फिर लघु उत्तरी आप कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? क्योंकि 30-50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 30 नंबर तो 1-1 नंबर वाले होते हैं। चलिए शिवालिक, शिवालिक लिख दीजिए। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे दक्षिणी, दक्षिणी मतलब सबसे पहले वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक। तो नीचे की तरफ दक्षिण होती, तो हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। सबसे नीचे हमने कहा भूगोल में नीचे क्या कहते हैं? दक्षिण। तो सबसे दक्षिणी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा लिख दीजिए। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई सबसे कम है, इसमें लिख दीजिए शिवालिक की ऊंचाई सबसे कम है। इस श्रेणी में कुछ सकरी घाटियां मिलती हैं जिसे दून कहा जाता है। इस श्रेणी में कुछ सकरी, इस श्रेणी में कुछ सकरी घाटियां मिलती हैं जिसे दून कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो इस श्रेणी में कुछ सकरी घाटियां मिलती हैं जिसे दून कहा जाता है। जैसे लिख लीजिए देहरादून, जैसे देहरादून। जैसे आपसे पूछा जा सकता है देहरादून कहाँ है, तो क्या कहेंगे? शिवालिक में, देहरादून। या पूछा जा सकता है
दून शब्द का क्या मतलब होता है? तो घाटियां, जो शिवालिक श्रेणी में सक्रिय घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दून। लिख लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का जैसे टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज ऐसे लिख रहे हैं, यही आपको हर चीज में करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जैसे बाल विकास है, बाल विकास के आप अतिलक उत्तरी और बहुविकल्पी राजन सीरीज से या किसी भी चीज से सीरीज आती हैं तो उससे बिल्कुल रट डालिए। और मिनिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 4 पेज के आप नोट्स बनाइए, सिर्फ 4, हर सब्जेक्ट जो 50 नंबर का है, जो 50 नंबर का है। जैसे आपने कोई टॉपिक लिखा, किशोरावस्था आपने मान लो लिख लिया, किशोरावस्था, उसके आपने, मैं आपको डीएलएड एग्जाम बिना बैक के और अच्छे नंबर लाने की ट्रिक बता रहा हूँ। किशोरावस्था आपने टॉपिक लिख लिया, ठीक, इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब इससे रिलेटेड जितने एक एक नंबर की चीजें हैं वो तो आपने राजन सीरीज से पढ़ ली हैं, वो आपके दिमाग में 2-3 बार रिवीजन कर लिया, आपके दिमाग में बैठ गए। अब आपको लघु उत्तरी कैसे करना, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने, तो आप ऐसा करिए कि किशोरावस्था को गोले में बनाकर जो आप 4 पेज का नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे बना के छोटे छोटे 5 पॉइंट जो आपको बहुत सरल लग रहा है, 5 पॉइंट मेन पॉइंट लिख लीजिए कि 5 से 6 पॉइंट ये हैं, इसके इर्द गिर्द ही मैं लिखूंगा। और जो मुझे एक एक नंबर वाली चीजें तैयार है उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो किशोरावस्था से रिलेटेड होंगे, वो हम लोग हाईलाइट करके इसमें लिखते रहेंगे। आपके पूरे और दूसरे से अच्छी कॉपी लिखेंगे और पूरे नंबर आएंगे और आप रिवीजन भी कर पाएंगे। और नोट्स इतने मोटे मोटे बना के रख रहे हैं, एक दिन में 3 पेपर होंगे, लगातार 3 दिन होंगे, बैक आएगी। बीटीसी में अगर 3 दिन लगातार पेपर ना हो तो किसी की बैक नहीं आएगी, समझ रहे हैं? आपको सिलेबस कुछ कठिन नहीं है, आपको खुद पता है कठिन उसको बनाया गया, परीक्षा प्रणाली कठिन है कि कैसे 3 दिन लगातार परीक्षा ली जा रही है, उसमें दिक्कत आती है लड़कों को, क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ होता है लेकिन रिवीजन करने का टाइम नहीं होता। ज़्यादा चीज़ें बनी होंगी तो रिवीजन कर नहीं पाओगे क्योंकि 3 दिन है लगातार। तो अब वो मौका है कि जैसे इसके पहले के जो आपके सब्जेक्ट हो चुके हैं तो उसके आप शॉर्ट्स नोट बनाने लगिए, 4-5 पेज से ज़्यादा आप बनाइए मत कोई भी नोट, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप तैयार करते रहिए। चलिए, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसकी स्थिति डाल लीजिए, उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति। अब जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आप सिर्फ स्थिति डालिए, लेकिन आपको जब कॉपी में लिखना है तो फिर एग्जाम में आ गया तो फिर ऐसे लिखिए, उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति। उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति मतलब कैसे, लोकेशन है उसकी। अब लोकेशन आपको पता है, हिमालय के पर्वत के नीचे है तो दक्षिण में हो जाएगा, तो लिख दीजिए हिमालय के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के, हिमालय। अब आपको नोट्स में लिखना है तो आप क्या करते, ऐसे बनाते, लिखते स्थिति, स्थिति, और फिर क्या करते, यहाँ लिख लेते हिमालय ऐसे के दक्षिण में, और दक्षिण के पठार के उत्तर में, और दक्षिण के पठार के उत्तर में, बस इतना लिखना। लेकिन जब कॉपी में लिखेंगे तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे, फिर हिमालय के दक्षिण में लिखेंगे, हिमालय के दक्षिण में, और दक्षिण के पठार के ऊपर है तो दक्षिण के पठार के ऊपर के लिए क्या लिखते हैं, उत्तर, तो दक्षिण के पठार के उत्तर में, दक्षिण के पठार के उत्तर में,
दक्षिण के पठार के उत्तर में। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो वैसे वहां लिखेंगे तो निर्माण, लेकिन आपको अपनी एग्जाम वाली कॉपी में लिखना है। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। बताइए इसमें कुछ रटना पड़ा। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स किससे हुआ, जो नदी बह के आती हैं तो वो मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के बहाव से जमा हुई नदी किससे हुआ, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा, सिंधु किसके द्वारा हुआ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा, एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा। और वो क्या लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी, जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो लिख दीजिए, जलोढ़ निक्षेप से मैदान का, सॉरी, जलोढ़ निक्षेप से, जलोढ़ निक्षेप मतलब अवसाद जो जमा हो जाता है, के द्वारा जो बहाकर लाती हैं उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप। जो बचा बचा हुआ है, जैसे छोड़ते छोड़ते हुए जाती है ना मिट्टी, तो उसको कहते हैं जलोढ़ निक्षेप अवसाद के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। लिख दीजिए। अब ये आपने लिख दिया, आप डाल दीजिए दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, दक्षिण का। और लड़कियां खासकर, आप सभी लोग को दिक्कत जो आर साइड से है वो मैथ पे रहती है, तो मैथ में आप लोग ध्यान देते रहिए और इसमें शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहिए और 1-1 नंबर के आप लोग करते रहिएगा, बस आपका पूरा काम हो जाएगा। तो पठार क्या होते हैं, कठोर चट्टानों से बने होते हैं। तो लिख लीजिए, इसका निर्माण अत्यंत कठोर चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण अत्यंत कठोर चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण अत्यंत कठोर चट्टानों से हुआ है। और दूसरा पॉइंट, भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में क्या है, पर्वत, दक्षिण में नीचे की तरफ क्या, पठार। तो इसका दक्षिण का पठार नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये भारत के दक्षिण में, इसलिए इसका दक्षिण का पठार, पठार है वहां और दक्षिण में, इसलिए दक्षिण का पठार। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे कि भारत के दक्षिण में होने के कारण इसका नाम भारत के दक्षिण में होने के कारण इसका नाम दक्षिण का पठार पड़ा, दक्षिण का पठार पड़ा। ये आपने देखा होगा, तो दक्षिण का पठार है, भारत के नीचे का हिस्सा ये है, तो यहाँ पर दक्षिण का पठार है ये। तो ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ, इसके बाद तटीय क्षेत्र आ जाता है और समुद्र है, तो ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। तीन ओर से जो स्थल घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। लिख दीजिए, यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों ओर, यहाँ से, यह तीनों ओर से समुद्र से, मतलब ये भारत के नीचे की स्थिति ये है, यहाँ पर भी समुद्र, बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब की खाड़ी,
तो ये तीनों जगह समुद्र है, तो यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। अब नोट लगा कह दीजिए, इसलिए दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसलिए दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। लिख दीजिए। इसका निर्माण अत्यंत कठोर चट्टानों से हुआ है। भारत के दक्षिण में होने के कारण इसका नाम दक्षिण का पठार पड़ा। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। अब तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। चलिए, तटीय मैदान लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान चौथाई, तटीय मैदान अथवा द्वीप समूह। अब हम लोग बात करेंगे तटीय मैदान, समुद्र के इधर जो तट बने हुए हैं। तो लिख दीजिए पहली हेडिंग, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए, एक तटीय क्षेत्र ये है, समुद्र के बाद यहाँ पर समुद्र है, तो एक तो तटीय क्षेत्र ये हो गया, ये पश्चिमी है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, तो ये हो गया पूर्वी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी तट मैदान की। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान। इसका जो विस्तार है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसका विस्तार गुजरात के जो सूरत है उससे कन्याकुमारी तक है। लिख दीजिए, इसका विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। नंबर दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, इसका विस्तार बंगाल के, यहाँ पर बंगाल पड़ता है, तो लिख दीजिए इसका विस्तार बंगाल के स्वर्ण नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार बंगाल में स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा क्या नदी का नाम है, नदी से कन्याकुमारी, जो कहाँ तमिलनाडु तक है। कन्याकुमारी जो एक जगह का नाम है, वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु तक है। इसको नोट कर लीजिए और फिर द्वीप समूह हेडिंग बना लीजिए। द्वीप समूह। द्वीप समूह। द्वीप समूह, इसमें लिख दीजिए कि भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं।
भारत के भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। लिख दीजिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है? भारत ये है। अंडमान निकोबार कहाँ है? द्वीप समूह यहाँ पर बने हुए हैं, कई सारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार। तो ये जगह कहाँ थी? बंगाल की खाड़ी। ये समुद्र का नाम क्या है? इस जगह जो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो लिख दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है पहला? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दूसरा कौन इंपॉर्टेंट है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ पर है? लक्षद्वीप यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर। तो लक्षद्वीप की स्थिति अरब सागर में है। दूसरा कौन सा है द्वीप समूह? लक्षद्वीप। यह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। ये क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप, नाम भी बड़ा अंडमान निकोबार, तो यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यह समूह सबसे छोटा समूह है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप छोटा द्वीप समूह है। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट एक आपके अति लघुत्तरी के लिए एक चीज नोट करा दूं। हेडिंग डालिए बीच में, क्या डालिए? पुल्लीकट झील। पुल्लीकट झील। इसके एक झील के अंदर द्वीप है जिसे कहते हैं श्री हरिकोटा द्वीप। इसके अंदर कौन सा एक द्वीप है? द्वीप का क्या नाम है? अच्छा, पुल्लिकट झील है। ये है भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। दूसरी सबसे बड़ी झील। इंपॉर्टेंट कर लेना, टेस्ट सुपर टेस्ट सब में आएगा। सबसे बड़ी झील। चलिए पहले आप सिर्फ इतना सोचिए, हमने क्या लिखा? पुल्लीकट झील। पुल्लीकट झील आपके दिमाग में आया, आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जैसे पुल्लीकट झील मैं बोल दूं तो पुल्लीकट कट किससे किया जाता? कैंची। कैंची में क्या होती है? दो चीजें होती हैं ऐसे, दो मतलब वो दो लोहे के लगे होते हैं काटने वाले। तो मतलब ये दूसरे नंबर की पुल्लीकट से याद रखना, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है भारत में खारे पानी की। पहले यह कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो लिख लीजिए आंध्र प्रदेश में। क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसी पुल्लीकट झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप।
आप कहोगे सर ये क्यों लिखा है श्रीहरिकोटा द्वीप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, लिख लीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसमें क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनना है, देखो पुल्लिकट झील के बारे में, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील, किस राज्य में स्थित है पुल्लिकट झील, आंध्र प्रदेश। पुल्लिकट झील या श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो किस झील में है, पुल्लिकट झील में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप में है, श्रीहरिकोटा द्वीप में। सतीश धवन, आपको पूछोगे सर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप में। भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुल्लिकट झील। आप बताइए कि खारे पानी की पहली, मतलब फर्स्ट सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील, पहली नहीं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग नीचे, बताना क्या है, चिल्का झील, लिख लीजिए चिल्का झील। अब ये आप बताएंगे कि ये कहाँ पर पड़ती है। चिल्का झील के बारे में लिख लीजिए, भारत में खारे पानी की सबसे खारे पानी की झील, भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। फिर पुल्लिकट झील दूसरे नंबर की, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, उसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है भारत में, इसका कमेंट करके आप उत्तर देंगे। चलिए, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और अब आपका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है, ये आपका 12वां चैप्टर आज से खत्म, कल 13वां पढ़ा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।